बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं, इस जश्न PSL को मनाते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में खेले जाने वाले मैचेस को डिस्कस करते हैं। तो रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी 3 शख्सियात मौजूद हैं कि जो इस मैच को, जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो इस वक्त बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, बिल्कुल जीत के करीब है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने इस मैच को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल डबल हेडर है कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी और लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दफा फिर एक दूसरे के आमना सामना करेंगी। तो रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियोज में क्रिकेट से जुड़ी जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, इसमें जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, इनकी जो शोहरत है वो तो शायद पाकिस्तान में है, लेकिन जो मकबूलियत है वो शायद समंदर पार है, क्योंकि शोहरत इनकी ऐसी है कि कुछ लोग इनसे प्यार करते हैं, कुछ लोग इनसे जो है एतराज़ करते हैं और इनके साथ साथ जो है वो कुछ इनकी जो एतराज़ात हैं उसकी जद में मैं भी आ जाता हूं। लेकिन भाई ये एक ऐसी गाड़ी है कि जो अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से रुकती है, जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। शायद यही इनका मोटो है, यही इनकी जिंदगी गुजारने का अंदाज है। कमर रज़ा इफ़ी, जिनसे कुछ नहीं है मख्फी। कमर रज़ा इफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। लगता है मुझे जॉन एलियन आपके लिए गाया शेर है। नहीं, मेरे ख्याल में यार और भी बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए भी गाया उन्होंने। खिलाड़ी ही फसादी होते हैं, आपको पता है, और हम खेल के हवाले से ही बात करते हैं यहाँ पे। मगर आज जो सरफराज ने जो इनिंग खेली है यार, उसने फिर मुझे याद दिला दी वो श्रीलंका के खिलाफ जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसके रन से। मैं मौसम के पास चला जाऊं क्योंकि अगला जुमला ये होने वाला है। जो इनिंग आज सरफराज ने खेली है बड़ी जबरदस्त खेली है। नहीं, बाबर आजम ऐसा नहीं खेल सकता। नहीं, मैं यही होने वाला है, मुझे पता है। सरफराज को ये पता है कि अगर स्ट्राइक रेट 120 भी हो मेरा तो भी टीम में जिताकर बाहर आऊंगा, खड़ा नहीं रह जाऊंगा। सरफराज ने ये बताया। जिसके अलावा जो दूसरी 2 शख्सियत मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, इनका ताल्लुक भी क्रिकेट से बड़ा गहरा है। एक ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी रन स्कोर किए, बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, और आज ये बहुत ही खुश हैं, मुतमईन हैं, मसरूर हैं, क्योंकि आज जो इनकी ग्रैंड डॉटर हैं रबिया फहाद, उन्होंने आज अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन में स्प्रिंट में जो है वो मेडल हासिल किया। पहला नंबर पर वो आई हैं रेस में। तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो रबिया फहाद बेटा आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपके ब्लड में है। मेरे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। आपने अप्रिशिएट किया, मेरी पोती को खुश हो गई होगी। शी गॉट फर्स्ट। आप डिजर्व करते हैं आप, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक में का परफॉर्मर है, जिसने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वो हमारे सार आंखों पे, भले ही वो पाकिस्तान खेला हो या ना खेला हो, क्योंकि एक से एक जो सितारा था वो डोमेस्टिक में गुम हो गया, बदकिस्मत रहा के पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका, और अनवार भाई इज वन ऑफ देम। दूसरे जो तीसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जनाब, बहुत ही साफ शुस्ता और बहुत ही सुथरी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, और कम वक्त में इन्होंने अपना नाम और मुकाम बनाया। हमारे साथ एक दफा फिर आज के शो में मौजूद हैं रौनक अफरोज हैं, हमारे साथ मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूं मोहसिन। क्या इस मैच में क्या उम्मीद है, क्या चल रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि क्या कोयटा इस टारगेट को चेस कर सकेगी? आई थिंक कोयटा ने अपना जो मुश्किल काम था वो कर लिया है, अब बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। मेरे ख्याल से अब एक छोटा सा लम्हा है और कोयटा अपनी जीत कर लेगा। अच्छा, लेकिन अभी मुझे प्रोडक्शन टीम बताया कि जीत चुका है। चलें, वी वर ऑलमोस्ट देयर। देखिए, जो मुश्किल काम था वो हो चुका है। उमर अकमल और सरफराज ने जो काम करना था वहां पर वो गेम चेंज कर चुके हैं। तो आई थिंक नाउ कांग्रेचुलेशंस टू कोयटा। आई थिंक अ गेम वेरी वेल प्लेड। आप कुछ कहेंगे, इस पे ऐड करेंगे? हाँ, देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। सबसे खुशाइन बात यह है कि सरफराज ने अपनी फॉर्म को जो रिगेन किया है, और प्लस उमर अकमल जो कि आज अपना पहला मैच खेले थे। देखिए, उनकी एबिलिटी पे, उनके क्रेडेंशियल पे कोई शक नहीं है। उनकी जो दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम है वो उनकी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, और उसको वापस लेके आए। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है, अनटिल अनलेस कि वो अपने जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें और वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। ठीक है जी, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। और इस वक्त जो है वो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने तीनों मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाया और आपको बताया कि इस वक्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स इस मैच को जीत के करीब पहुंच चुकी है। और ब्रेक में हमने देखा कि 5 विकेटों से जो है वो कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस करंच मैच में। और अब पॉइंट टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट जो है वो मसावी हो चुके हैं। और अब जरा इस मैच की समरी पे निगाह डालते हैं। अनवारुल्लाह साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि जब 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। अनवर भाई, आपके सामने समरी 199 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मतलूबा टारगेट महज 5 विकेटों के नुकसान पे हासिल किया। और एक दफा फिर जैसन रॉय ने अपने इम्पैक्ट को बताया। सरफराज अहमद ने कैप्टन नॉक खेली और एहसान अली ने जिस तरह से जो 88 रन का ओपनिंग स्टैंड था महज 8 ओवर में वो जो है वो हासिल किया। क्या क्या अनवर भाई? देखें, बात है कि ये जो कोयटा ने मैच जीता है, मैं इसमें क्रेडिट जो है सरफराज प्लस ये एहसान अली को और जैसन रॉय तीनों को देता हूँ। इसलिए क्योंकि इन्होंने 6 ओवर में जो इन्होंने प्लानिंग की थी ये उसमें सक्सेसफुल हो गए। और इसी तरह से वो जिस तरह सरफराज शुरू में उनका टेम्पो शुरू था मगर स्लो था, मगर ग्रेजुअली उन्होंने इस तरह से मैच को जीता है लाइक ए चैंपियन। और मैं कहता हूँ वो इसके हकदार थे, मुस्तहिक थे। और सरफराज ने साबित कर दिया कि मैं करंट सिचुएशन में भी चौके भी मार सकता हूँ, छक्के भी मार सकता हूँ। और ही इज ए कैपेबल एंड ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन पाकिस्तान। ठीक है जी, बेस्ट कैप्टन इन पाकिस्तान। लेकिन दूसरी तरफ उमर अकमल पहला मैच खेल रहे थे जहां इन्होंने 3 प्लेयर्स को क्रेडिट दिया, वहां पे यू कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम उमर अकमल। नहीं अली, द वे वी सॉ आज तो वो पूरे लगता है कि वो रोल बैक द ईयर्स जैसे कहते हैं। सरफराज से तो रन नहीं होते इतने टाइम से, आज उन्होंने वो कैप्टन नॉक खेला। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो फंस गए थे, 16 रन थे 19 बॉलों पे। अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते जो वो कर पाए टुवर्ड्स द एंड तो शायद आज वो बहुत बातें सुनते। बट ना उन्होंने अपना को बचा लिया। उमर अकमल हैट्स ऑफ, 7 बॉलें 23 रन, गेम का पूरा पासा बदल दिया वापसी आके। और एक्चुअली अगर आप देखें तो मोमेंटम उमर अकमल ने शुरू कराया था, सरफराज ने उमर अकमल के बैक पर। और देखें, वी हैव ऑलवेज स्पोकन अली, पहले शो में हमने बात की थी कि उमर अकमल के टैलेंट पे कभी भी डाउट नहीं है, उनकी बैट्समैनशिप पे, उनकी बैट चीज पे कभी डाउट नहीं होता। दिमाग डाउट होता है उनके दिमाग पे, वो कब फटता है और कब नहीं वो हमें नहीं पता। बट आज ही प्लेड अमेजिंग नॉक और उसको देखा था कि सरफराज भी चढ़ गए। सो आई थिंक वेल डन टू कोयटा ग्लैडिएटर्स, उन्होंने एक बहुत मुश्किल मैच जीता है आज। ठीक है, बहुत मुश्किल है आज मैच जीता और एक बहुत मुश्किल मैच अब मैं शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि मैं बात करूंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स की अप्रोच की कि जिन्होंने महज 8 ओवर में 88 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया। जी इफी भाई, देखिए यार, मेरे ख्याल में कराची किंग्स वो वाहिद टीम है। मैं कोयटा की बात कर रहा हूं भाई। अभी आपने खुद कहा अभी आपने क्या कहा कि यार 6 ओवर में ओपनिंग पार्टनरशिप 88 रन की, यानी कि मैं तो कोयटा की बात कर रहा हूं ना। पावर प्ले में 50 मारे होंगे ना उन्होंने। भाई टीमें जीत कौन सी रही है मुझे बताएं, जिनके पावर प्ले में 50 है वही जीत रही है भाई। इनको डिस्कस कर लेना, छोड़ दे। मैं वहीं पे तो आ रहा हूं मैं। कराची किंग्स वो वाहिद टीम है जिसके पावर प्ले में 50 ही नहीं है, एक भी 50 नहीं है अभी तक उनके। वो अभी तक उसी स्ट्रगल में लगे। अच्छा, अब ये कोयटा जीती क्यों? कोयटा आप ये खुद भी जानते हैं, एहसान अली, जैसन रॉय अभी दूसरा मैच खेल रहे थे। एहसान अली वो वाहिद प्लेयर है इनके पास जो शायद एक ही इनिंग में नाकाम हुए। उसके बाद से उन्होंने कोयटा को जो स्टैंड दिया है शुरू के 6 ओवर का, वही फर्क नजर आ रहा है। कोयटा ठीक है, अभी लास्ट जो मैच पिशावर दलमी से खेले वो भी बड़ा अटैकिंग था जहां जैसन रॉय की सेंचुरी आई। इसी मोमेंटम को कैरी किया सरफराज ने। सरफराज पिछले 1.5 सालों में उनके साथ जो नाइंसाफी हुई उसके बाद से अपसेट हो चुके थे। अब लगता है उनका माइंड सेट हुआ है। आज लगा है कि अंडर 19 का मुझे आज सरफराज खेलता हुआ नजर आया, जिसने पहले 20 रन तो 20 बॉलों पे बनाए, मगर उसके आगे के 30 रन 13 बॉलों में बनाए, जिसमें 3 चौके 2 छक्के। यानी कि उसने बताया कि मैं आज भी जहनी तौर पे भी और टांगे भी मेरी इतनी मजबूत है, हाथों में भी इतनी जान है कि मैं जब चाहे गेम का नक्शा चेंज कर सकता हूं। उमर अकमल, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इल्जामात लगे थे दीगर और चीजों के ऊपर लगे थे कि यार टिकटॉकर है, ये है, वो है, डांस करता है, कभी पकड़ा जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर महफिल में जाके ठुमके लगाना शुरू कर देता है। उसके बावजूद उमर अकमल जैसे प्लेयर को इन्होंने गिरती हुई दीवार को सहारा दिया उमर एसोसिएट ने। उसके बाद उमर ने भी ये बताया कि वो किसी भी वक्त खड़ा होकर सरफराज के साथ मैच का नक्शा बदल सकता है। आज उमर अकमल की ये इनिंग मैं आपको बताऊं पूरे पीएसएल में किसी भी ऑलराउंडर की सबसे बेस्ट इनिंग समझी इसलिए जाएगी कि यार इसने बहुत वेट किया और बहुत यकीन दिलाया लोगों के, यार मैं फॉर्म में हूं, मेरा गेम खराब नहीं हुआ, मेरा जहन खराब था, अब मेरा जहन ठीक हो गया, अब मैं गेम में आ गया। और सरफराज ने यकीनन, आपने देखा है जहां बाबर बनाया, जहां शादाब बनाया, जहां शाहीन बनाया, वहां उसने आज उमर को दोबारा खड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा जहन की उन्होंने बात किया मोहसिन, और जो आपको लगता है जो सलमान बट ने जो तनकीद की थी उसको भी सरफराज ने थोड़ा अपने जहन पे सवार किया था और उसके बाद से बहुत कूल एंड काम नजर आ रहे थे। और जहां पे उनको एग्रेशन का मुजाहरा करना चाहिए था वहां भी सरफराज के लब जो थे, वो जबान जो थी वो खामोश थी।
आई थिंक मेरे ख्याल से वो देखें कभी कभार बाहर की तनकीद जरूरी होती है। सरफराज को बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा भी था सलमान बट के अगेंस्ट। बट देखें आई थिंक सरफराज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस, और आई थिंक अपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। सरफराज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे और मे बी वो ओवरली अग्रेसिव हो रहे थे। एज अ कैप्टन ही वाज नोन फॉर हिज कूलनेस, वो उनके जो कैप्टनसी थी वो कूल कैप्टनसी थी। वो इसमें यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी क्या वो हो रहे थे, अग्रेसिव हो रहे थे। आज उन्होंने उस ठंडे दिमाग से रन्स किए एंड दिस इज व्हाई ही कुड एक्सेलरेट। देखें अंडर प्रेशर आपको अपने आप को कम प्रेशर डालना पड़ता है एज अ बैट्समैन, अपने दिमाग को कूल रहना पड़ता है। और देखिए ये वाली इनिंग्स दिमाग से खेली जाती है, टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन इस लेवल पर टू कम आउट ऑफ द प्रेशर इट्स अ मेंटल गेम। और आज सरफराज ने वो मेंटल गेम दिखाया है और बताया कि मेरे अंदर वो पावर्स हैं जो हमेशा से पहले थे। और आज सरफराज ने कप्तानी बड़ी जबरदस्त की, क्योंकि एक मौके पर डोमिनेट कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद फिर पैदर पे विकेटें हासिल की और उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ ने जो इनिंग खेली, इसको भी सराहना जो है वो नाइंसाफी होगी इस नौजवान टैलेंटेड ऑलराउंडर के साथ। फ़हीम अशरफ की इनिंग को किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक मुश्किल सूरत हाल में इतना नीचे आके इस तरह की इनिंग खेलना, और जब एक तरफ विकेटें गिर रही हैं और रन रुके हुए हो, फिर छक्कों और चौकों की बरसात कर दी उन्होंने। देखिए एक तो सबसे पहले मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा शाहिद आफरीदी को। ही बॉल्ड वेरी वेल। पहले मैच में भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो फिटनेस प्रॉब्लम थी। देखिए बॉलिंग में तो उनकी कोई दो राय है नहीं, इज अ वेरी गुड बॉलर। और स्पेशली इस T20 क्रिकेट के अंदर वो माशाल्लाह से उनकी गेंद बहुत अच्छी है, मगर फिटनेस प्रॉब्लम थी। और फ़हीम अशरफ का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें वो इस फॉर्मेट के लिए, क्योंकि उनके पास जो शॉटें हैं वो 4 डे और अपने T20 इसके लिए बहुत आइडियल प्लेयर है। इवन कि वो टेस्ट मैचों में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और ही बैटेड वेरी वेल। और स्पेशली मैं इसलिए शाहिद का जिक्र करूंगा कि देखिए कितने सीनियर हैं और उस पहले मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस आजम को रन आउट किया वो भी बड़ा नहीं, वो चौथी भी मेरे ख्याल से जो ना वो विकेट जो ना इन्हीं की काउंट होगी, वो जिस तरह से उन्होंने आउट किया है। एंड ही बॉल्ड वेरी वेल, ही बॉल्ड वेरी वेल। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज शाहिद आफरीदी ने अपना इम्पैक्ट डाला है? शाहिद तो वहाँ बोनस खेल रहे हैं और कोयटा एज एन एम्बेसडर उनको खिला रहा है। आपने देखा होगा रिचर्ड को भी, अगर आप पीछे बैकडोर हम बात कर रहे थे, रिचर्ड को भी तस्वीरें खिंचवाने के लिए बुलाया। अच्छा एडिशन है, पाकिस्तान का नाम अच्छा जाता है, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। शाहिद ने आज रन आउट कर दिया। मेरे ख्याल में आज आजम को मैसेज दिया कि भाई चाहता तो मैं पहले मैच में भी रन आउट कर सकता था तुम्हें, तो तुम छक्के खाने थे। बहरहाल ये कि कोयटा के लिए एक बड़ा अच्छा आज का मैच रहा, खासतौर पर पॉइंट्स टेबल के हवाले से, कि अब वो पॉइंट्स टेबल में ज़रा उनकी तरक्की भी हो गई है। सरफराज का भी मोमेंटम वापस आया है। उमर अकमल को भी लगा कि उनकी क्रिकेट अभी कुछ बाकी है। साथ साथ एहसान अली ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहे। ठीक है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनको नहीं कंसीडर किया गया, हालांकि उनके फर्स्ट क्लास में रन से, मगर देर आए दुरुस्त है, हो सकता है इसी साल किसी और सीरीज के लिए कंटेंशन में, तो अब वो अपने आप को रखे हुए। मगर ये ओवरऑल देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, आप अभी इसकी बात कर रहे थे फ़हीम अशरफ की, ये वही फ़हीम अशरफ है जिनके बारे में सुन तो लें। आखिरी बात मैं जाते जाते कर रहा हूँ, अब देखें यार, यहाँ पर उनकी तारीफ मैं इसलिए भी नहीं करूंगा कि यार ये वो लड़के हैं जिनको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 3 से 4 सालों में। इन्होंने किया क्या है? ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच थे सरफराज अहमद, कि जिन्होंने आज बैटिंग, विकेट कीपिंग, कैप्टनसी सब में अपना इंपैक्ट उन्होंने डाला। फ़हीम अशरफ से ये तो मुतासिर नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़हीम अशरफ ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, अब कल जो मैच खेला जाएगा उसके हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पे कराची किंग्स जो है इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी के मध्य मुकाबिल होगी? अली मेरे ख्याल से ऑन फॉर्म देखा जाए तो कराची किंग्स का कोई भी चांस नहीं है। कराची किंग्स के रन ही नहीं है, उनकी स्ट्राइक रेट से नहीं है, उनका टीम कॉम्बिनेशन नहीं है। इस वक्त कराची किंग्स को एक बहुत बड़ा मिरेकल पुल ऑफ करना पड़ेगा कल का मैच जीतने के लिए, बिकॉज अगर आप फॉर्म पर भी देखें और टीम के कॉम्बिनेशन पर भी देखें, और जो इफी भाई की फेवरेट प्लेयर जो आजकल बाबर आजम बने हुए उनके भी स्ट्राइक रेट के फॉर्म को देखें, तो कराची किंग्स का कल पल्ला बिल्कुल भी भारी नजर नहीं आ रहा। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज कल पॉइंट्स टेबल के हिसाब से जो कि आज क्वेटा जीता है, क्वेटा एक अपने आप को स्ट्रॉन्गर किए जा रहा है। इफ ज़ल्मी को अपने आप को इस टूर्नामेंट में रखना है, कल उनका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होगा। तो कराची, आई डोंट थिंक इट इज लुकिंग टू गुड टुमारो फॉर कराची, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, बट आई थिंक पेशावर ज़ल्मी का गेम है कल। पेशावर ज़ल्मी का गेम है। एज एन ओपनर आप क्या समझते हैं, क्या बाबर आजम को नंबर 3 पे आ जाना चाहिए, इस तरह इफ़ी भाई भी कह रहे हैं, और जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो भी ये बात समझते हैं कि जो पावर प्ले का सही यूज़ हो नहीं रहा? देखें बिल्कुल मैं कहता हूँ जितने भी लोग क्रिटिक हैं या जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें बात एक है कि बाबर आजम को अगर आप चौथे नंबर पे ले आएंगे ना, तो उनके जो बैटिंग के जो फॉर्म और उनके जो रन्स हैं ना, वो आधे हो जाएंगे। देखें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बाबर को कि ये वो सर्किल में खेलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बाबर के पास शॉट्स हैं, वो कट अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा खेलते हैं, ड्राइव अच्छा खेलते हैं, और उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो सर्किल को उसका एडवांटेज लेते हैं। तो उसमें मगर चूँकि वो स्ट्राइकिंग रेट 150 प्लस का चाहिए होता
होता है 6 ओवर के अंदर, अगर वो आप 100 पे खेलेंगे तो पूरी टीम का मोराल बैठ जाता है। यहाँ पे आपको एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है कि जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से 6 ओवर्स में खेलेगा, तो आपका जो मोराल है, जो टीम का मोराल है ना, वो हाई हो जाएगा। ठीक है, टीम का मोराल हाई हो जाएगा। कल के मैच को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। कल जो 2 बड़े मुकाबले हैं उसमें कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने तीनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका कल डबल हेडर है और कल जो पहला मैच है खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। कल क्या करना चाहिए वैसे कराची किंग को? ये तो ठीक है, चले बाबर को आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहिए कराची किंग को? किस तरह से बाहर निकले, क्योंकि उन पर भी दबाव होगा। उनके साथ भी पीटर मूर्स का नाम लगा हुआ है, वसीम अकरम का नाम लगा हुआ है। किस तरह से निकलना चाहिए इस दबाव से? इतने सारे नाम आपने बता दिए, वो कुछ नहीं कर पा रहे, मैं बता दूं। आप वो तो लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार कराची को मेरे ख्याल में अपने जो पावर प्ले ऑप्शन है ना, उन पे गौर करना पड़ेगा। और मॉडर्न डे क्रिकेट कहती भी यही है कि अगर आप 118 के स्ट्राइक रेट पे खेलकर टीम को 6 ओवर तक 6 ओवर में 30 35 40 50 30 35 रन देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज के मैच पे अगर आप देख लें तो 72 रन कोयटा ने मारे में, 58 रन इस्लामाबाद ने मारे में। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी का पावर प्ले बहुत अच्छा है, लाहौर का अपना पावर प्ले, क्योंकि ऊपर से फखर आते खेलने। तो जो पावर प्ले ऑप्शन है ना इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, वो स्ट्रांग होने जरूरी है। और फिर टांगों में जान होनी चाहिए छक्के मारने की। आप भले 120 के स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करें, मगर जब आप एक्सीलरेट करें तो 30 रन 13 बॉलों पे मारने की क्षमता, मतलब जान होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे सरफराज ने आज बताया कि भाई बाउंड्री का मीटर मैटर नहीं करता, बाउंड्री पार करनी है ये मैटर करता है। तो पावर प्ले ऑप्शन आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। कराची के पास मैं कह रहा हूँ नहीं है उनके पास पावर प्ले, नहीं है कराची वाला। लेकिन शर्जील से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने जब देखा है कि मुल्तान जो है वो कराची से जब गई है लाहौर तो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है तो थोड़ा समंदर पार कर जाए, शायद किस्मत बेहतर हो जाए। तो यहाँ से इन्होंने कराची की सिंध की सरहद को पार किया है, शायद जो है वो कराची किंग की किस्मत जो है बेहतर हो जाए। आपको लगता है कि शर्जील पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा? और क्योंकि बाबर रन नहीं कर रहे हैं, और अगर मैनेजमेंट ने अभी भी ये नहीं सोचा कि या तो बाबर के गेयर्स को चेंज किया जाए या बाबर के नंबर को चेंज किया जाए, तो यही एक मुश्किल से निकलने का एक हल है। क्योंकि सब परेशान है कराची, हम भी जहां जा रहे हैं, आप भी जहां जा रहे हैं, सब लोग जो जा रहे हैं, यही बात हो रही है कि कराची क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए सलमान, आपने जो बात की है उसमें सदाकत यही है कि इनको अपने बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए शर्जील इस टाइप का बैट्समैन है, लेकिन आप उनको रोल दें और रोल देने के बाद वो इनिंग को काउंट ना करें, क्योंकि देखें अभी कराची किंग जो है सबसे पीछे है। अगर बाबर अगर नीचे भी आ रहे हैं तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ऊपर आ रहे हैं तो जो जैसे कमर ने कहा गया, इनको 6 ओवर्स के अंदर जो है ना एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी। और फिर या तो आप बैटिंग ऑर्डर अपने आगे पीछे चेंज करें, ताकि कि आपका जो 5 मैचों की जो डिफीट है ना वो कम से कम एटलीस्ट वो दाग धुले। नहीं तो फिर तो आप अगर कल का भी मैच हारते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि वो प्ले ऑफ में भी कहीं उनका कहीं नाम आएगा। अनवर भाई तो कह रहे हैं दाग धुलने, कौन से दाग लगे हुए ये तो पूछ लें। दाग से मुराद ये कि 5 मैचों के हारने, वो असल में कमर ने जो बात की है वो इसलिए वैसे आपने अच्छा याद दिलाया, उर्दू में कहते हैं कि शिकस्त, कहते हैं ना ये वो हार है जो शिकस्त पे पहना जाता है, ये जीत पे नहीं पहना जाता यार। लेकिन शायर भी आपके दाग देलवी है, मैं इसलिए पूछ रहा था वो वाले दाग, देलवी वाले दाग या वो असल में उन्होंने जो बात की है वो बड़ी गहरी बात की है, उनका जो स्टाइल है ना। ठीक है, जो है ठीक है। अच्छा मोहसिन ये बताएगा कि अब जो है कराची किंग्स की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ा सा अपना को कैमोफ्लेज कर रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स जख्मी हो गए, आमिर हमारा नहीं खेल सका, हमारा जो और अभी उस इमरान जो थे वो भी अनफिट हो गए, मीर हमजा को उनकी जगह लेकर आए। आपको लगता है कि जो ये प्रॉब्लम है ये भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही है, ये सिर्फ अपना को कैमोफ्लेज करने वाली बात है? नहीं, आई थिंक देखें थोड़ा सा हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर प्ले, वो बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन कराची के साथ थोड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका कोई भी बैट्समैन नहीं चल रहा। नॉर्मली क्या होता है कि एक टीम के अंदर एक आधो बैट्समैन फेल होते हैं, दूसरे लोग कवर कर जाते हैं। कराची में कवरिंग कहीं से नजर आ नहीं रही है, इसीलिए बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद और प्रेशर भी आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग वो स्टार प्लेयर हैं, उनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक बंदे पर आप पूरी टीम नहीं खिला सकते हैं। और ये प्रॉब्लम कराची को आ रहा है कि वो दूसरे बैट्समैन भी उसके बिल्कुल रन नहीं कर रहे, और अली कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा। मसला ये होता है कि कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा कि कौन बैट्समैन कहीं फिट हो रहा है। ऐसा लग रहा है वो 6 बैट्समैन उठा के फिट कर दिए, हुआ नहीं हुआ, वहां पर कराची मार खा रहा है। जिस तरह
भाई मशरफ पे ट्रस्ट किया है, इसी तरह का ट्रस्ट इनको आमिर यामीन पे करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास, और आप आमिर यामीन के लिए आप जाओगे कहां इस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है। कराची बॉलिंग में भी पिटा है। ओवरऑल अगर आप कराची को देखो तो उनका ये टूर्नामेंट पिक ऑफ हुआ ही नहीं है। हम होप कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे शायद कुछ टर्न अराउंड हो जाए, बट इस वक्त हम सिर्फ उम्मीद पर ही जिंदा है, बिकॉज इस वक्त लॉजिकली अगर आप देखें इस टीम को देखते हुए, इनके फॉर्म को देखते हुए, तो नजर नहीं आ रहा कि यहां से टर्न अराउंड किया होगा। हम बोल तो बड़े आसानी से रहे हैं कि ठीक है आप पावर प्ले लें, ठीक है, मैं इसकी बात से एग्री करता हूं फिर भाई की कि पावर प्ले का बहुत फर्क आता है। जेसन रॉय सबसे बड़ी एग्जांपल है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कुछ भी नहीं करी थी, सडनली उनका गेम चेंज हो गया इन 2 मैचों में रॉय के चक्रों में। ठीक है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट ओनली द पावर प्ले, उसके साथ नीचे भी रन हमें चाहिए और 2 बॉलर्स भी चाहिए स्टॉप करने के लिए। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, जैसे मोहसिन ने भी कहा कि वो बॉलिंग में भी उनका इकोनॉमी, बॉलिंग में कराची किंग्स वो वाहिद साइड है जो जिसकी सबसे कम इकोनॉमी है रिसेंट पीएसएल के अंदर, यानी कि उनका जो नुकसान है वो सिर्फ बैटिंग में मिल रहा है और वो ऊपर के 6 ओवर्स में मिल रहा है। देखें जो पार्टनरशिप लगनी होती है, जो गेम बनना होता है वो 6 से 7 ओवर के अंदर बन जाता है, मगर कराची लैक वहीं पे कर रहा है। पूरे 20-20 ओवर आप खड़े रहोगे नंबर 1 बन के और टीम को नहीं निकाल पाओगे, तो उससे बेहतर तो हमारे पास सरफराज और उमर अकमल है। ठीक है जनाब, अब इससे पहले कि इस मैच को थोड़ा सा मजीद हम डिस्कस करें, जरा एक और भी मैच है खेला जाएगा कि जिसमें लाहौर कलंदर जिसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, मुल्तान सुल्तान की फतुहात के सिलसिले को रोका, उनका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ होगा। कल लगता है कोई अनवर में कि कोयटा की जीत के इम्कान है, क्योंकि लाहौर भी बड़ी बैलेंस टीम है। इस तरह शाहीन शाह कप्तानी कर रहे हैं, फखर जमान रन्स कर रहे हैं और हफीज भी अब फॉर्म में वापस आ गए। फिर जो है वो होम ग्राउंड भी है लाहौर कलंदर का। ये तमाम एलिमेंट्स मिलके क्या कोयटा को जीतने देंगे? देखिए बात है कि दोनों टीमें बराबर की हैं। अब वही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी जो अवेल कर लेगा, देखिए अपॉर्चुनिटी में मैं सबसे पहले ये कहूँगा, जो अगर मिसाल के तौर पे फर्स्ट बैटिंग अगर लाहौर करता है और उन्हें 180 समथिंग प्लेस करता है और अगर कोयटा फर्स्ट 6 ओवर्स में 80+ रन कर देता है तो मैच बड़ा आसान हो जाएगा। मगर क्योंकि दोनों टीमें हम पलना है, उसमें ये कहना कि कौन जीतेगा यू नेवर नो। देखो ये डिपेंड करता है कि कल आपका जो मैच जब स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट 6 ओवर्स में थोड़ा सा मोमेंटम सेट हो जाता है मैच का। और ये बात जो उन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है कि 6 ओवर के बाद भी क्रिकेट है, क्योंकि देखें ना बात है कि आपको एक लंबी इनिंग खेलनी है तो आपने अपने लड़कों को उसी तरह मोटिवेट करना है और आपने उनको रोल डिफाइन करना है कि भाई देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये है। अच्छा, रोल की बात जो कर रहे हैं, क्या जो कल का जो मैच होगा, हम बात तो कर रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर मैच है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कल का जो मैच है वो ओपनर्स वर्सेस ओपनर्स है? क्योंकि अगर एक तरफ एहसान अली है, जैसन रॉय, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक हैं और फ़खर जमान है। अब फ़खर जमान को तो आप कह सकते हैं कि वो एहसान अली और जैसन रॉय की तरह खेलते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है कि थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा मेरिट पे बॉल को खेलता है। अली मैं एक्चुअली कहूंगा ओपनर्स वर्सेस ओपनर्स, बट ओपनिंग बैट्समैन वर्सेस ओपनिंग बॉलर्स, कि यहाँ पर जेसन रॉय और एहसान अली वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। इस वक्त दोनों फॉर्म टीम है, दोनों मोमेंटम टीम है, दोनों फॉर्म टीम है। मिट्टू ने बड़ी ब्रेव कॉल की क्वेटा लेके, मैं सोच रहा हूँ कि मिट्टू को कहां से अलार्म आया, लेकिन कल का मैच मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज जेसन रॉय हैज बीन फिनोमिनल। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने 2 दिन कल देखा है शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को बॉलिंग करते हुए, कल का मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आई थिंक दोनों टीम हम बराबर हैं। इट इज गोइंग टू बी इस मैच का जो टॉसअप है वो होगा कि ये ओपनिंग पेयरिंग जीतती कौन सी है, अफरीदी रऊफ वर्सेस रॉय अगेंस्ट एहसान अली। दैट विल बी अ गुड मैच। ठीक है, अच्छा मैच होगा, मुझे पॉइंट टेबल भी दिखाना है, लेकिन फिर भाई ये बताएं कि कल के मैच की तरह से बात कर रहे हैं, एक बुरा दिन भी तो होता है ना, हो सकता है जैसन रॉय का अगर बुरा दिन हो, और दूसरी तरफ जिस तरह जैसन रॉय रन्स कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कोयटा का पूरा डिपेंड जब जैसन रॉय पे हो जाए, जिस दिन वो फ्लॉप हो नीचे सारे फ्लॉप हो जाए। मेरे ख्याल में 2 चीजें बड़ी पॉजिटिव आई हैं कोयटा के अंदर। मैं छोटी सी लाइन लूंगा, मोमेंटम एक तो उनके साथ है, 2 मैचेस जीते हैं। दूसरा एक शाहिद की फॉर्म बहुत अच्छी रही, दूसरा नूर को जो ऐड किया ना उन्होंने, वो बड़ा प्लस पॉइंट है। जेसन और तो वो आपको पता ही है एहसन ऑलरेडी करते आ रहे हैं, लाहौर के पास भी। उमर अकमल की ने आज जो देखिए यार, दूसरी अहम चीज ये कामरान गुलाम भी नीचे से रन करके जा रहे हैं। एक ही तरह के बल्लेबाज उन्होंने ऊपर नीचे रखे हुए हैं, अगर शफीक फेल होता है तो नीचे कामरान उनके साथ लग जाते हैं, फखर के साथ कल भी आपने देखा। तो यार दोनों का मैच तो बड़ा टाइट होगा। मेरा मोमेंटम जाएगा कोयटा के साथ है। और जरा पॉइंट टेबल पे सूरत-ए-हाल दिखाते हैं कि पॉइंट टेबल पे आज की जीत के बाद जो 5 विकेटों से जीती है कोयटा ग्लैडिएटर्स, पॉइंट टेबल पे क्या सूरत-ए-हाल है। मौसम ये आप देख रहे हैं कराची किंग्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जरूर है, लेकिन अभी 5 उनके मैचेस बाकी है। मुल्तान यहाँ टॉप पे, लाहौर दूसरे पे, इस्लामाबाद और कोयटा के पॉइंट्स बराबर है, लेकिन चूंकि रन रेट अच्छा है इस्लामाबाद के, इसलिए वो नंबर 3 पे। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी वैसे कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पेशावर ज़ल्मी के लिए कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज ये इनको प्लेऑफ के बहुत नजदीक लेके जा सकते हैं इफ दे विन। द प्रॉब्लम कराची के लिए थोड़ा सा बैड लक ये है कि इस वक्त बाकी सारी
टीमें फॉर्म लग रही है ना। सुल्तान को देखें, वो तो टॉप पे है ही है, लाहौर कलंदर मोमेंटम पिक करता हुआ आ रहा है, क्वेटा ने भी 2 मैचेस जीते हैं, अपना मोमेंटम पिक किया, इस्लामाबाद स्ट्रांग है ही है। तो ये चारों में से कोई ना कोई टीम खराब होती तो मैं कहते हैं चलो कराची का टर्न राउंड हो गया, 4-5 मैच जीत जाए। इस वक्त सारी टीम की फॉर्म लगी हुई हमें लग रहा है, तो कराची के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि कल का मैच जालमी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीतना। कराची के लिए अब आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ईगो, प्राइड के यार कुछ अपनी इज्जत बचा ले, बट जालमी मुझे कल काफी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन जालमी का एक जो ग्रे एरिया आपको लगता है कि जो कामरान अकमल का फॉर्म में ना होना और साथ साथ हैदर अली, उनको कहां खिलाएं, कहां छुपाएं, कहां बिठाएं, समझ में नहीं आता। नहीं, बॉलिंग में भी आपने देखा होगा जालमी जो है वो सबसे ज़्यादा इकॉनमी उनकी जा रही है। हाँ, ये ठीक है कि उनके ऊपर से कामरान, देखे 3 मैचेस अगर देखते हैं आप जालमी के, इसमें से 2 में कामरान अकमल में चलना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं चलते तो नीचे हैदर भी नहीं चलेंगे। इमाम उल हक खेलते नजर आ रहे हैं, मेरी गट फीलिंग है इमाम शायद खेल सकते हैं। इमाम को कौन रोकेगा? नहीं रोक सकते हैं, हैदर अली की जगह शायद उनको चांस दे दें। नहीं, हैदर अली की जगह चांस नहीं मिल सकता। इमाम में वो उतनी ताकत नहीं है जितनी हैदर अली के अंदर है, क्योंकि ये ताकत का गेम है भाई। ठीक है, आपको क्या लगता है कल के मैच में आप इस टीम के साथ हैं? क्विकली बताइए। बात ये कि हैदर अली को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइप मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि कल की हमारी टीम कौन सी है आपकी? मेरे ख्याल से तो पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी है। तो कम आ रहे हैं आप भी। आज के लिए बस इतना ही। कमर ज़ैफ़ी साहब आपका शुक्रिया। एक आखिरी बात करूंगा, वो जो हैम्पर आपने मंगवाया था एफी भाई को दे दे, उन्होंने आज पूरा शो बाबर का नाम लिए बगैर निकाल दिया। रिपीट देख लीजिएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ नहीं है कि बाबर का नाम लिए बगैर रिपीट मैनेज हो गया। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफा मुलाकात होगी फिर से। अली सलमान को इजाजत दीजिए पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। अल्लाह हाफिज।